हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं डॉक्टर पुष्पक लोधी आप सभी का आग्रह आयुर्वेद कोचिंग क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। पिछली क्लास में अपन ने ज्वर चिकित्सा को पढ़ा था। उसमें कुछ कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़े हुए हमने, ठीक है। उसमें से कुछ अभी हम रिवाइज करते हैं, फिर आज अपन आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ज्वर की उत्पत्ति बताई थी अभी अपन ने इसमें। हाँ सॉरी, अतिसार की उत्पत्ति आचार्य काश्यप ने किससे बताई थी। ज्वर से अतिसार की उत्पत्ति बताई थी। ये शॉर्ट में पढ़ा है अभी अपन है, जल्दी जल्दी खत्म करेंगे इसको आज। उसके बाद 18 प्रश्न थे लगभग, ठीक है, जो कि पुनर्वसु शास्त्री जी से अग्निवेश जी ने पूछे थे। उसके बाद ज्वर के पर्याय देखे थे। ज्वर विकार रोगस व्याधिरातंक ए विचार, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे आप पढ़ेंगे इसको। ज्वर की प्रकृति भी देखी थी। शारीरिक और मानसिक दो प्रकार के ज्वर होते हैं। ज्वर को यम आत्मा की संज्ञा भी दी गई है। यम की संज्ञा दी गई, जिसके पर्याय बताएंगे क्षय स्तमो ज्वरा पापमा मृत्युश्च यम आत्मा का, ठीक है। ये यूजी के साथ साथ पीजी में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ज्वर की उत्पत्ति भी बताई गई है। सबसे पहले रुद्र निदान स्थान में आपको रुद्रकूप से ज्वर की उत्पत्ति बताई गई है। और सेकंड आंसर आपका आता है परिग्रात। परिग्रात का मतलब होता है मुंह, मतलब मुंह से भी आपकी ज्वर की उत्पत्ति बताई गई है यहाँ पे। फिर आता है ज्वर संबंधी पौराणिक कथा है। इसको आप पढ़ लेना, इसको सब समझ में जाएगा, कुछ ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बस एक पॉइंट याद रखना है, जन्म के समय और मृत्यु के समय, ठीक है। कौन सा रोग होता है, वो है ज्वर। तो ऐसा पीजी में पूछ सकते हैं, ऐसा कौन सा रोग है जन्म के समय और मृत्यु के समय दोनों समय पाया जाता है। तो ऐसा रोग है ज्वर। और एक रोग शायद तो याद नहीं है, एक का है शायद, एक का है समाज में कुछ, एक है वीरभद्र की उत्पत्ति हुई थी, ठीक है। ये सब पढ़ लेना, कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, ठीक है। उसके बाद आता है ज्वर के लक्षण आते हैं या प्रभाव आते हैं। तो कुछ प्रमुख लक्षण है। संताप है, सारुचि है, तृष्णा, सांगमर्द, हृदय व्यथा। जो अपन ने पहले बता चुके हैं कि जब किसी को ज्वर आता है तो उसको बॉडी गर्म लगती है, उसको मुंह को खाने की इच्छा नहीं होती, बार बार प्यास लगती है, बॉडी एक होता है, हृदय में व्यथा होती है, ठीक है। ज्वर प्रभाव जन्म और मृत्यु के समय ये रहने वाला होता है, ठीक है। ज्वर के कारण 8 कारण जो निदान स्थान बताएं। वात पित्त कफ, वात पित्त वात कफ, पित्त पित्त कफ, सन्निपात और आगंतुक, जो 8 कारण निदान स्थान बताएं। ज्वर के पूर्व रूप जो बहुत अच्छे से याद रख लेना बेटा, ये क्वेश्चन पूछते हैं, और ना भी पूछे ना तो ये यूजी में लिखने के लिए आता है। जो शॉर्ट में लिखने को आएगा कि ज्वर के पूर्व रूप में टिप्पणी लिखिए, तो ये पूरी को श्लोक लिखना पड़ता है उसके लिए। तो अच्छी नंबरिंग के लिए यदि आप चाह रहे हैं तो उसमें श्लोक लिखना बहुत जरूरी होता है। आलस्य नैने शास्त्रे जृंभाणाम गौरवम किलम ज्वलंताप वायव्य अंबु भक्ति दोष विनिश्चितो अपिपाकस्य वैरस्य हनिस्य बलवणयो शील वैकृतम अल्पम च ज्वर लक्षण अग्रम। इसमें एक इम्पोर्टेंट क्या है, जब ज्वर आता है तो आप उसे देखना, बल और वर्ण दोनों की हानि होती है, ठीक है। और उसका सील जो स्वभाव होता है वो विकृत चेंज हो जाता है। शांत स्वभाव है तो उसमें उग्र रूपता देखने को मिलती है। ज्वर का अधिष्ठान अपन ने पढ़ा शरीर के साथ साथ ज्वर कहाँ मन में भी होता है। शारीरिक और मानसिक ज्वर जिसको बोले थे, यहाँ केवल का अर्थ मतलब संपूर्ण शरीर में के साथ साथ मन में भी ज्वर का अधिष्ठान बताया गया है, ठीक है। और अभी अपन आगे पढ़ेंगे कि मन में यदि मानसिक ज्वर है तो उसके लक्षण क्या होते हैं, ठीक है। ज्वर का आचार्य चरक ने प्रत्यात्म लक्षण क्या बताया है, उन्होंने बोला कि संताप होती है पूरे शरीर में, एक उसका ये प्रमुख लक्षण है। लेकिन आचार्य सुश्रुत ने इसके 3 प्रमुख लक्षण बताए। उन्होंने बोला है एक तो संताप होता ही होता है, लेकिन दूसरा स्वेद अवरोध होता है। अपन देखते हैं जब किसी को फीवर आता है तो सॉरी, जब फीवर उतरता है, बुखार ठीक होता है, तो उसको देखना पसीना और स्वेटिंग वगैरह बहुत ज्यादा उसको होती है, वो बोलते हैं यार फीवर कम हो गया, ठीक है। पूरा बॉडी एक होता है। ये 3 लक्षण आचार्य सुश्रुत के हैं, अच्छे से याद रख लेना। एक चौथा लक्षण कुछ भी डाल देंगे कि इसमें से कौन सा लक्षण नहीं है। तो संताप है, स्वेद अवरोध और सर्वाग्रह है, ठीक है। तीनों सा से शुरू होते हैं, सा से संताप, सा से स्वेद और सा से सर्वांग्रह, तीनों सा से शुरू होते हैं। सुश्रुत के तीनों लक्षण सा से शुरू होते हैं। सा से सुश्रुत, सा से संताप, सा से स्वेद अवरोध और सा से सर्वांग्रह, ठीक है। अच्छा, एक चीज और ये बता दी थी हमने पिछली क्लास में कि महर्षि पालकप्पे ने हस्त आयुर्वेद या गज आयुर्वेद भी कहते हैं, उसमें कुछ
वन्य जीव हैं उनको ज्वर किस नाम से उपमा दी गई है। हाथी में ज्वर है तो किस नाम से है, पक्षी में है तो किस नाम से है ज्वर, ठीक है, गाय में तो किस नाम से है, ये पढ़ लेना, ठीक है, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन फिर ये पढ़ के रख लेना। अच्छा, ज्वर के भेद बताए गए हैं, विधि भेद से दो प्रकार के होते हैं, शारीरिक ज्वर होता है, मानसिक ज्वर होता है। अपन को ट्रिक बताई थी, शाम को ज्वर आता है, ठीक है, तो शारीरिक मानसिक ज्वर पुनः दो प्रकार का होता है, सौम्य ज्वर पड़ते हैं और अग्नि ज्वर पड़ते हैं। सौम्य में कौन सा होता है, और वात और पित्त, क्योंकि उसको सौम्य चीजों की खाने की इच्छा होती है इसलिए सौम्य ज्वर बोला गया। आग्नेय ज्वर में वात और कफ होता है, क्योंकि उसको आग्ने खाने की चीजें इच्छा होती है इसलिए इसमें वात और कफ होता है, ठीक है। दो प्रकार का और बोला है, अंतर्वेगी ज्वर और बहिर्वेगी ज्वर, ठीक है। फिर दो प्रकार का और बोला है, प्राकृतिक और वैकृतिक ज्वर होता है, ठीक है। जो प्राकृतिक वैकृतिक प्राकृतिक ज्वर कौन सा आता है, वातज पित्तज कफज होता है, लेकिन वात को इन्होंने प्राकृतिक ज्वर नहीं माना है, पित्तज और कफज को प्राकृतिक ज्वर बोला गया। साध्यता असाध्यता के भेद से भी दो प्रकार के ज्वर होते हैं, ठीक है। पंच दोष बल काल के हिसाब से भी पांच प्रकार के होते हैं, ये रट लेना कौन से होते हैं, दोष काल और बल के साथ, क्योंकि ये पीजी में बहुत अच्छे से पूछते हैं। तो संतत सतत अन्यधस तृतीय और चतुर्थ पूछ लेंगे, दोष काल बल के भेद से ऐसा इनमें से कौन सा ज्वर का भेद नहीं है, कुछ भी डाल देंगे, चार तीन ये लिखेंगे, कुछ भी डाल देंगे, ठीक है। तो ये हाथ में तो पता ही है, तो रट लेंगे आ जाएगा समझ। सात प्रकार के होते हैं, कारण वृक्ष पता ही है, आठ प्रकार का होता है, इस प्रकार ये ज्वर का वर्गीकरण, कुछ भी है जाए ये अपन को लिखना ही लिखना है, तो संस्कृत में ना तो हिंदी में इसको याद रखनी ही है, ठीक है। अच्छा, अथर्ववेद में ज्वर को तकमा शब्द आया है, ठीक है, अथर्ववेद में, ठीक है। ज्वर के अधिष्ठान भेद से कितने प्रकार के होते हैं, ज्वर के अधिष्ठान भेद से दो प्रकार के होते हैं और आश्रय भेद से सात प्रकार के होते हैं। ये आश्रय क्या है, धातुगत, और ये अधिष्ठान क्या होते हैं, शारीरिक और मानसिक। इस पर अधिष्ठान शारीरिक मानसिक दो और आश्रय सात प्रकार के, ठीक है। उसके बाद ये कुछ मॉडर्न में नाम बता दिए, किस ज्वर को क्या बोलते हैं, ठीक है। पता ही है, धनुष टंक को क्या बोलते हैं, टिटनेस बोलते हैं, निमोनिया को निमोनिया जो बोलते हैं, तो ये सब पढ़ लेना, इसमें कुछ नहीं ज्यादा, ये तो आपकी प्रैक्टिस के लिए अच्छा है। अभी अपन ने बोला बताया था, ज्वर के दो अधिष्ठान होते हैं, शारीरिक ज्वर और एक मानसिक ज्वर होता है। यदि कोई व्यक्ति आ रहा है वो वैचित्र मन अति ग्लानि, वो कि उसके लक्षण बता रहा है, उसके शरीर में क्या बोलते हैं, उसको किसी कार्य में मन नहीं लगता, बेचैनी रहती है, आरती रहती है, मतलब बेचैनी रहती है, गिलानी रहती है, तो ये क्या मानसिक ज्वर के लक्षण होते हैं, ये रट लेना। मानसिक ज्वर के लक्षण क्या है, वैचित्र मन ग्लानिर मनस्ताप लक्षणम, ठीक है। और इंद्रियाणाम च वैकृतम, आपकी इंद्रियां जो काम करती हैं, देखने का काम करती हैं, या स्किन जो होती है वो जो काम करती है, इसके जस्ट अपोजिट जो काम करना होता है वो इंद्रियाणाम च वैकृतम, ये ज्वर का लक्षण बोला आचार्य चरक ने। तो ये बहुत अच्छे से अपने लिए याद रखना, ये दोनों लक्षण याद रखना, ये दोनों पूछे जाते हैं पीजी में। वैचित्य अतिर गिलाने मनस्ताप लक्षण किसके लिए बोला गया है, और इंदिराणाम च वैकृत्यम किसके लिए बोला, इंदिराणाम च वैकृत्यम ज्ञान संताप लक्षण, ठीक है। ये ज्वर के लिए आया, शारीरिक ज्वर होता है और मानसिक ज्वर होता है, शारीरिक ज्वर में इंद्रिय और मानसिक ज्वर में वैचित्य मन गिलाने। सौम्य ज्वर बता ही दिया है, वात पित्त में वो जो वात पित्त होता है जिसमें शीत चीजें खाने की इच्छा होती है। आग्नेय ज्वर में वात का फादू जैसे उष्ण चीजें खाने की इच्छा। यहाँ वायु को योग वायु बोला गया है, क्योंकि दाह के तेसा शीत के वायु वात के साथ मिल जाएगी, वायु यदि पित्त के साथ मिल जाएगी तो दाह करेगा, और वो शीतल चीजों के साथ मिलेगा, कफ के साथ मिलेगा तो शीत क्रिया करता है, ठीक है। दो प्रकार, मधु को भी योगवाही बोला गया चरक सूत्र में, पिपली को भी योगवाही बोला गया चरक विमान में, इसकी प्रकार पारद और क्षार को भी रसशास्त्र में बोला गया है, योगवाही बोला गया है, ठीक है। अंतर्वेग के लक्षण है, ये हमने बोला था, ये श्लोक अपने लिए रखना है, रटना है। आगे बताएंगे क्यों रटना है। अंतर्वेग की कोटेशन शुरू होती है अंतरदाह से, अंतर्वेग की श्लोक कहाँ शुरू होता है, अंतर्वेग की अंतरदाह उदय तृष्णा प्लाव श्वसन ग्रह संधि अस्थि सुलम सो, तो दोष वर्ची विनग्रह, ठीक है। उसके बाद आता है बहिर्वेग के लक्षण। इस बहिर्वेग में क्या है,
तृष्णा आदि जो अंतर्वेग ज्वर में तृष्णा आदि बहुत ज्यादा हो रही है, उसमें यदि कमी आएगी तो बहिर्वेग के ज्वर के लक्षण है। और इसको एकमात्र सुख साध्य बोला गया है, ये पॉइंट हमें याद रखना है। साध्य ज्वर बताए गए हैं। अभी अपन ने बताया बसंत और शरद में पित्त और कफ दोष की दृष्टि होती है, वो की सुख साध होते हैं। वर्षा ऋतु में वात दोष की दृष्टि होती है, वो की कष्ट साध होती है। इसलिए वात को वैकृतिक ज्वर बोला है और पित्त और कफ को प्राकृतिक ज्वर बोला है, जबकि भागवत ने वात को प्राकृतिक ज्वर बोला है। तो इसको ध्यान रखना है बस, ठीक है। भागवत ने इसको प्राकृतिक ज्वर बोला है, ठीक है। अष्टांग हृदय, ये देखो मैं आपको बताऊं, वैकृत अन्य दुख साध्य प्राकृत अनिल, ठीक है। प्राकृत अनिल तो प्राकृतिक बोला गया है। पैतृक ज्वर बात बातिक ज्वर को भी बता नहीं बता रहा, लेकिन पैतृक ज्वर का अपन यहाँ बता रहा है। पैतृक ज्वर जो होता है, पैतृक ज्वर में कफ का अनुबंध होता है। पित्त के बाद कफ आता है, इसलिए कफ अनुबंध होता है, ठीक है। और इसमें अनशन करने का भय नहीं होता। पित्तस तो है लेकिन अनशन करने का भय नहीं होता, क्योंकि ये कफ का अनुबंध इसमें होता है, ठीक है। उसके बाद अपन आता है कफत ज्वर। कफत ज्वर में नीचे वाला वात पित्त और तीसरा आता है कफ। तो इसके ऊपर दो होते हैं, वात और पित्त। तो इसमें वात और पित्त का संबंध होता है, ठीक है। वात और पित्त इसमें अनुबंध के रूप में रहते हैं। पित्त याद रखना, पीजी में यही पूछेंगे और कुछ नहीं पूछेंगे। सारे तुम होने वाला ज्वर साथ होता है, ठीक है। ऐसा कष्ट साथ होता है। एक बार ये श्लोक पूछा पीजी में, बलवत् स्वल्पदेशेषु साध्य अनुपद्रव्यता, ठीक है। जिसमें उपद्रव्य रहित है, बलवत् और अल्प दोष भी है, ठीक है। बल अधिक है और अल्प दोष युक्त है और उपद्रव्य रहित है, ऐसा कौन सा रोग है? ज्वर आएगा, ठीक है। ये श्लोक लिखा था, ये और चीजें भी आएंगी, लेकिन यहाँ श्लोक से पूछा गया था, इसलिए इसका आंसर ज्वर लिया गया था, ठीक है। चक्रपाणी ने 10 उपद्रव्य कुछ बताए गए हैं, ठीक है। असाध्य ज्वर के लक्षण बताए गए यहाँ पे बहुत सारे, अनेक बलवान कारण हो, ठीक है, ठीक है। बहुत सारे लक्षण हो, ठीक है, और शीघ्र इंद्रियों को नाश करने वाला होता है, ऐसा ज्वर जो होता है असाध्य ज्वर बोला गया है, ठीक है। इसके बाद है जो 7 दिन, वात ज्वर 7 दिन, दस ज्वर 10 दिन और कफत ज्वर 12 दिन में शांत हो जाता है। ये शांत नहीं हो रहा है तो में उसके साथ प्रभास मतलब प्रलाप भ्रम और श्वास लक्षण देखने को मिलता है, तो ये आपको 12वें दिन आपकी मार डालता है, ठीक है। मृत्यु के समान होता है वो। अच्छा, ज्वर के असाध्य लक्षण में और ही बताए गए हैं, जैसे व्यक्ति का ज्वर के कारण शरीर क्षीण हो गया, शरीर में शोथ हो गया, गंभीर हो गया, बहुत दिनों से है, और केस सीमांत ज्वर आता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये असाध्य लक्षण है।
सॉरी बच्चों, क्या है, क्लिनिक पे था तो पेशेंट आ गया था इसलिए। तो ज्वर के साथ लक्षण अपन ने बता चुके थे, ठीक है। उसके बाद ज्वर की संप्राप्ति भी अपन ने बता दी थी। संतत ज्वर की संप्राप्ति रस धातु होती है, ठीक है। संतत ज्वर की शीघ्र कार्य बता दिया था अपन ने। संतत ज्वर दुख साध्य होता है, काल दूसरे प्रकृति भी निष्प्रत्य नहीं कुरुते, ये सब अपन ने कल बता दिए थे, ठीक है। आज से अपन शुरू करते हैं अब आगे। 73 नंबर श्लोक से आज अपन पढ़ने वाले हैं। चलो, चतुर्थक विपर्य ज्वर, ठीक है। चतुर्थक विपर्य ज्वर जो है ना, ये 2 दिन ज्वर रहता है और 1 दिन रेस्ट रहता है। चतुर्थक विपर्य है, इसमें 2 दिन ज्वर रहेगा और 1 दिन रुके। कोई आपसे पेशेंट आएगी बोले डॉक्टर साहब हमें 2 दिन कंटिन्यू फीवर रहता है और 1 दिन हमें फीवर नहीं रहता है, तीसरे दिन फिर आ जाता है, तो ये क्या हो गया आपका, ये चतुर्थक ज्वर हो जाता है। इसको अपन चतुर्थक ज्वर बोलते हैं। अस्थि मज्जागत, तो इसलिए इनको होता है, ठीक है। चतुर्थक ज्वर आचार्य ने क्या बोला था, अस्थि मज्जागत होता है, तो ये अस्थि और मज्जागत जाएगा तो 2 शब्द आते हैं, अस्थि और मज्जा। तो इसलिए 2 दिन ज्वर रहेगा, 1 दिन अस्थि में रहेगा और 1 मज्जा में रहेगा, फिर उस दिन रेस्ट हो जाएगा, फिर अस्थि मज्जा में जाता है, ठीक है। सुश्रुत ने संतत और सतत का विपर्य नहीं माना है। संतत और सतत शुरू वाले के 2 को विपर्य नहीं माना है। उन्होंने अनिर्देशक और तृतीय और चतुर्थक विपर्य ज्वर का वर्णन किया गया, ठीक है। इसके बाद अपन पढ़ते हैं 5 प्रकार के विषम ज्वर बताए हैं, प्रायः सन्निपात। और ये 5 प्रकार के जो विषम ज्वर होते हैं ये प्राय सन्निपातज होते हैं, ठीक है। सन्निपातज ज्वर का है। इसके बाद ज्वर की उत्पत्ति में कारण, ज्वर की उत्पत्ति में क्या कारण है, वही सब पढ़ लेना, इसका कोई इम्पोर्टेंट, हाँ रेफरेंस वगैरह थोड़ा सा इसको ध्यान रखना, ये रेफरेंस के लिए इम्पोर्टेंट है पीजी में। ऋतु अहोरात्र दोषणाम मनसा बलवात कर्म, ये सब एक रेफरेंस के लिए आप याद रख लेना, ठीक है। पीजी में इसका रेफरेंस पूछ सकते हैं। थोड़ा सा जल्दी जल्दी खत्म करेंगे आज अपन, है ना। आज खत्म करना ये पूरी स्लाइड। हाँ, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट ज्वर चिकित्सा का ये पॉइंट आता है, सप्त धातुगत ज्वर प्रकरण। इसको आज आपने याद कर लिया तो आज की क्लास अपनी सार्थक हो जाएगी, ठीक है। तो सबसे पहला आता है रस धातुगत ज्वर, रटना है, इसको याद नहीं करना बच्चे, इसको रटना है, और यदि हो सके तो इसको श्लोक में याद रख लेना, क्योंकि ये यूजी में भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि धातुगत ज्वर का वर्णन कीजिएगा, ठीक है। तो ये पूछ, तो रस धातु में देखना, ज्वर सबसे पहले पहली धातु में है, रस धातु में। तो रस धातु के क्या लक्षण होते हैं, इसमें पहुंचेगा ज्वर, शरीर में गुरुता आएगी, दैन्यता रहेगी, दीनता रहेगी, ठीक है। उद्योग रहेगा, मन में हल्का सा बेचैनिया घबराहट टाइप का रहेगा, ठीक है। सदन सदन रहेगा, ठीक है। मतलब सर मतलब क्यों बोलना चाहिए, शिथिलता रहेगी बॉडी में, आलस टाइप का रहता है। तो गुरुता, दैन्यता, उद्योग और सदन मतलब आलसा। उसको बार बार छर्दी, उल्टी होती नहीं, लेकिन छर्दी के बेग, गैस्ट्रिक रिफ्लेक्शन उसको देखने को मिलते हैं, ठीक है। आरोचक हो, उसको खाने की इच्छा नहीं। कोई पेशेंट आएगा आपके पास, उसको हल्का सा शरीर में भारीपन है, आलस है, थकावट है, आरुचि भी हो रहा है, वोमिटिंग सेंसेशन भी आ रहा है, बट वोमिटिंग नहीं हो रहा है, तो ये रस धातु का जो, और इसके साथ एक क्या मुझे देखने को मिलता है, वहिस्ताप संगमर्द विजृंभणा, शरीर के बाहरी भाग में त्वचा इंद्रिय में उसको हल्का सा गर्माहट लगती है, शरीर उसको अपन टच करेंगे उस व्यक्ति को, तो उसको हल्का सा फील कर, अपन ऐसा फील करेंगे सामने वाला गर्म हो रहा है, ठीक है। और वो बोलेगा पूरी बॉडी में दर्द हो रहा है, और बार बार उसको जमाई आएगा, बैठे बैठे जमाता रहेगा, पूरी बॉडी में दर्द है, और हल्का शरीर में फीवर जैसा उसको लगेगा, या अपन टच करेंगे तो फीवर, ये रस धातु का ज्वर है। तो ये रटना क्या है इसमें अपने लिए, ये रटना ये है, बहिस्ताप संगमर्द बीज रंबाणाम, ये क्वेश्चन पीजी में पूछ सकते हैं। किसके लिए, ज्वर के लिए बोला है, रसगत रक्तदत या कफ ज्वर के लक्षण में पूछ लेंगे तो भी समझ में नहीं आएगा किसके लिए, ठीक है। तो ये रस धातु, या मेदोगत पूछ लेंगे तो भी समझ नहीं आएगा, ठीक है। रस धातु हो गया,
इसके बाद आता है रक्त धातु। रक्त धातु में तो सबसे अच्छा सरल है कि उसमें कोट है, पिड़िका, तृष्णा, रक्त सष्टीवन, बार बार, ठीक है, दाह, राग, भ्रम, प्रलाप, रक्त शास्त्र, ये रक्तज कुष्ठ भी बोल सकते हैं यहाँ पे, ऑप्शन में दे देगा रक्तज कुष्ठ। तो अब भी ये समझ में नहीं आएगा कि किस चीज की, रक्त ज्वर के लिए आया है या रक्तज कुष्ठ। अब कंफ्यूज हो गया, रक्त ज्वर में पड़ा है या रक्त कुष्ठ में पड़ा है, तो ये अपना आएगा ज्वर में आता है, ठीक है। तो पीड़िका निकलेगी, तृष्णा होगी, रक्त सष्टियन, उल्टी में जब वॉमिटिंग होगी, रस में क्या हो रहा है, वॉमिटिंग सेंसेशन आ रहा है, लेकिन रक्त में क्या हो रहा है, वॉमिटिंग में तो हो रही है, लेकिन वॉमिटिंग कैसी हो रही है, उसको रक्तगत हो रही है, ठीक, मतलब रक्त उसको वॉमिटिंग में आ रहा है, उसको दाह, राग, भ्रम, प्रलाप, ये सब देखने को मिलता है, ठीक है। इसके बाद आता है मांस धातु का ज्वर। मांस में क्या होता है, मांस में अंतर्दाहो सा तृष्णा, अभी अपन रस में ही पढ़ा है, अंतर्दाह, सॉरी, रस में बहिस्ताप पढ़ा है, मांस में क्या पढ़ा है, अंतर्दाह, ठीक है, सा तृष्णा, पित्त का लक्षण आ गया, ग्लानी, कफ का लक्षण आ गया, सश्रष्ट, बिट्ट का, बात का लक्षण आ गया, लगेगा ये सन्निपातज है, लेकिन सन्निपातज नहीं है, ये आता है मांस धातुगत ज्वर का लक्षण है, अंतरदाह, मांस धातु का एक ही चीज याद रख लो, मांस धातु का ज्वर अंतरदाह, अंदर से दाह होती है, ठीक है, मांस को पकाते हैं तो उसको गर्म करते हैं, तो गर्म करने के लिए उसको किसी भगोने में डालते हैं, तो अंतर दाह, सात तृष्णा, गिलानी, षष्ठ वट, दूसरा मांस की बदबू आती है, ठीक है, क्योंकि मांस की क्या आती है, बहुत गंदी स्मेल आती है, तो दोर्गंध आती है उसको, कैसा, दोर्गंध आती है, ठीक है। और जब मन आती है तो आप देखना कहीं कहीं से ऐसे निकलेंगे जहाँ मांस पड़ा हुआ है या गंदी स्मेल आ रहा है, तो अपन हाथ से, हाथ ऐसा नाक के आसपास कर दे कि यार गंदी स्मेल हट जाए, फिर तो गात्र विक्षेप, तो दौर्गंध्य गात्र विक्षेप के लक्षण किसमें आता है, ये मांस धातु का ज्वर के लक्षण है। तो बहुत अच्छे से रट लेना, ये पीछे में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, दौर्गंध्यम गात्र विक्षेप किसका लक्षण है, इतने से लिखा आएगा, ये दौर्गंध्य मतलब गंध आ रही है और हाथ से अपन उसको भर रहे हैं, गात्र विक्षेप, ठीक है। तो ये मांस धातु का ज्वर है, और मांस जब गर्म करते हैं तो अंतर्दाह होती है, ठीक है, अंतर्दाह होती है, ठीक है। एक लक्षण बहुत और अच्छे से रट लेना है, कौन सा रटना है, पिंडी को दो येष्टा नाम, ये सुश्रुत ने बोला, पिडलियों में उसको दर्द होती है, कोई पेशेंट आया बोला है डॉक्टर साहब पिडलियों में बहुत दर्द हो रही है, गंदी स्मेल भी आ रही है, शरीर में अंदर अंदर गर्म लगती है, जैसे हड्डी का बुखार हो, ऐसा बोलेगा, तो उसको सीधा सीधा बोल देना ये, इसको आपको मांस धातु का ज्वर है, उसके हिसाब से उसको इलाज करना, ठीक है। तो पिंडी को दो ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अपने लिए याद रखना, मांस में आता है पिंडी, तो मांस की पिंडी सुश्रुत ने बना दी, ठीक है। उसके बाद आता है मेदोगत ज्वर। मेदगत ज्वर में क्या आता है, मेद धातु का ज्वर के लक्षण में क्या आता है, मेद में अभी अपन ने मांस में क्या बोला है, मांस है दौर्गंध गात्र विक्षेप आता है, और जब मेद अपन बोलते कोई मेदा सिप्रेशन बहुत मोटा है, तो उसको खुद को ही खुद की गंध आना शुरू हो जाती है, स्वगंधस्य असहत, उसको खुद की गंध इतनी बदबू आती है कि खुद की गंध वो सहन नहीं कर पाता, स्वगंध असहत, ठीक है, खुद की गंध वो सहन नहीं करता, ये मेद, मेद धातु में खुद की गंध सहन नहीं कर सकता, और वो प्रलाप करता है, ठीक है। और स्वेद तीव्रता ये तो समझ जाओगे ये मेद की है, ये प्रलाप भी कुछ हद तक समझ सकते हैं, प्रलाप पाओ मुझे, लेकिन पीजी में क्या पूछे, ये सौगंध, सौगंध मतलब खुद की गंध को जो व्यक्ति सहन नहीं कर पाता वो उसको मेद, कोई आप पेशेंट आपके पास आए, बोले डॉक्टर साहब हमारे लिए, एक सेकंड बच्चों, एक सेकंड, नमस्कार।
अब आगे अपन पढ़ते हैं। आज क्या क्लिनिक पे थोड़े से पेशेंट हैं, इसलिए थोड़ा सा डिस्टरबेंस हो रहा है। आज अपन ने क्लिनिक पे ही रिकॉर्डिंग चल रही है ठीक, इसलिए अलग करना पानी। चलो तो कहाँ पे थे अपन। हाँ, मेदगत ज्वर। हाँ, यदि कोई पेशेंट बोले कि डॉक्टर साहब हमारे लिए तो खुद की स्मेल बहुत गंदी आ रही, तो उसको बोलो मेदगत ज्वर उसका, ठीक है। तो ये लक्षण अच्छे से याद रख लेना। सॉरी, ये एक लक्षण और याद रखना इसमें, मूर्छा। ये मूर्छा आचार्य सुश्रुत ने मेद में बोली है, ना तो मांस बोली है, ना रस में बोली है, ना रक्त में बोली। ये मेद में बोली है सुश्रुत जी ने। तो मूर्छा, खुद की गंध से ही उसको मूर्छा आ जाती है। कोई बोले पेशेंट बार बार मूर्छा भी आ रही है और खुद की गंदी स्मेल भी आ रही है, तो उसको बोला मेदगत ज्वर, उसको ऐसा डायग्नोज बनाना चाहिए। तो मूर्छा, खुद की गंध से ही उसको बेहोश होने लगेगा। उसके बाद अस्थि अस्थि में जो क्या होता है, अस्थि में बमन और बेचैन दोनों। जब अस्थि धातु अस्थि में यदि ज्वर पहुंच गया है, तो उसको बमन और बेचैन दोनों उसको होने लगते हैं, और अस्थि भेद। अब उसको ये नहीं लगा देना कि भाई आपको आईबीएस हो गया या फिर फूड पॉइजनिंग हो गई है, बमन बेचैन एक साथ होते। तो उसको एक ये ध्यान में रखना हमारे लिए कि अस्थि ज्वर में भी देखने को मिलता है ऐसा लक्षण कि यार बमन बेचैन हो रहा है और हड्डी में उसका दर्द हो रहा है। और एक लक्षण क्या है, विक्षेपण चा गात्राणाम, ये उसको हाथ पैरों को फैलाएगा और बार बार श्वास चलेगा। ये लक्षण जब देखने को मिलेंगे, तब उसको अस्थि का ज्वर बोलना है। नहीं तो अपन फूड पॉइजनिंग भी मान सकते हैं, वाहन विरेचन अकेले से ही नहीं मान सकते, ठीक है। तो अस्थिगत ज्वर में क्या लक्षण मिलते हैं, अस्थि बहुत अंदर तक वो ज्वर पहुंच गया तो उसको वमन भी होगा और विरेचन भी होगा, और अस्थि में भेद होगा, ठीक है। प्राकुजन होगा, उसको प्राकुजन। विक्षेपण चा गात्राणाम श्वास अधि श्वास अस्थिगत ज्वर है, ठीक है। ये क्वेश्चन एक बार शायद पूछा है, तो ये इतना नहीं लिखा था इसमें, अकेला शायद ध्यान आ रहा है, श्वास अकेला आया था मुझे, ऐसा ध्यान आ रहा है कि श्वास किस श्वास लक्षण किस ज्वरगत है। अस्थि और मज्जा तृतीय चतुर्थक, ऐसा कुछ लक्षण दे उसमें, तो अस्थि और मज्जा दोनों में देखने को मिलेगा श्वास का ज्वर, अस्थि को, ठीक है। तो श्वास की अधिकता हो जाती है, विक्षेपण जगात्राणाम, ठीक है। अस्थिगत मज्जा, मज्जा में आपको यहाँ श्वास अकेली मिली थी, श्वास के साथ हिक्का, हिक्का श्वास कांस, तीनों भाई बहन एक साथ जब मिलेंगे तो बनेगा, मजा आ जाएगा, ठीक है। तीनों भाई जब मिल बैठेंगे तो मजा आ जाएगा, हिक्का श्वास कांस, ठीक है। और मज्जा में आगे पढ़ता चलेगा आपको, उसमें तम दर्शन होता है, तो मज्जा का ये लक्षण आता है तम, क्योंकि मज्जा धातु का नेत्र ज्योति से बहुत ज्यादा संबंध होता है, इसलिए तम दर्शन होता है। उसके बाद है मज्जा में आता माँ से मज्जा, माँ से मर्म छेद। मज्जा धातु निकालने के लिए अस्थि में छेद करना पड़ता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, मर्म छेद। वही से अंतर्दाहो, मज्जा एकमात्र ऐसी चीज है जिसमें बाहर ठंडक रहती है और अंदर वो उसको बोलेगा गरम गरम लग रहा है। बाहर से टच करोगे तो पेशेंट को बोलेगा अरे नहीं है, आपको ज्वर नहीं है, लेकिन अंदर वो बोलेगा उसको ज्वर लग रहा है। तो ये मज्जा का ज्वर है। मज्जा का ज्वर की श्लोक याद रखना है पूरा आपको, और अच्छे से याद रख लेना। मज्जा का ज्वर बहुत इंपॉर्टेंट है। हिक्का श्वास का तीनों लक्षण मिलते हैं, मज्जा में तमस दर्शन मिलता है, मज्जा में मर्म छेद मिलता है, और वही से अंतर्दाह ये लिखा आएगा किसके लिए, तो मज्जा का ज्वर के लक्षण है। अच्छा, अस्थि का ज्वर में एक बार मिलता है प्राकुजन, और ये प्राकुजन कहाँ कहाँ मिलता है अपन देख ले थोड़ा सा। प्राकुजन दो तीन जगह मिलते हैं, कवो कपोत एवं कूजन अपतंत्रक में मिलता है, ठीक है। पारावत एवं कूजन
क्षतज कहाँ से मिलता है? प्रततम कंटकूजनम सन्निपात ज्वर मिलता है। अपन ये आगे पढ़ेंगे, आप लोग पढ़ोगे आगे, ठीक है। तो अपना हो गया रस, हो गया रक्त, हो गया मांस, हो गया मेद, हो गया अस्थि, हो गया और मज्जा हो गया। मज्जा बहुत इंपॉर्टेंट। शुक्रगत ज्वर में देखो, शुक्रगत शुक्र स्थान में पहुंचेगा तो शुक्र को निकाल देगा, ठीक है। उसके बाद वायु अग्नि सोमस साधर्म गच्छेद विभु, ठीक है। वायु अग्नि सोम के साथ शरीर से बाहर चलता रहता है, अतः रोगी की मृत्यु हो जाती है, ठीक है? प्राण मतलब एकमात्र ज्वर जो है जो कि प्राणों को हन देता। अब इस लोग में कहीं पढ़ा गया, कहीं भी नहीं पढ़ा। तो शुक्र धातु का तो ज्वर जो होता है ये मृत्यु कारक भी होता है। यदि उसको शुक्र धातु में यदि ज्वर पहुंच गया तो वो मृत्यु भी उसकी हो सकती है, ठीक है। साध्य साध्यता, ठीक है, धातु का ज्वरों की साध्य साध्यता। तो चार प्रकार रस रक्त आश्रित जो होते हैं, जो चार रस रक्त मांस मेद, ये होते हैं साध्य, ठीक है। मेद मांसगत साध्य ज्वर, ठीक है। अस्थि मज्जागत जो होते हैं कृच्छ साध्य बोले गए हैं, ध्यान रखना, कृच्छ साध्य, ठीक है। और शुक्रगत तो भैया साध्य बोला गया है, शुक्र में पहुंच गया ज्वर, उसको बोल दो हाथ पैर जोड़ लो तो, ठीक है। इसी प्रकार आचार्य सुश्रुत ने धातुगत कुष्ठ के लक्षण बताए गए हैं। तो कुष्ठ में तीन साध्य होते हैं, यहाँ याप्य आता है और यहाँ आपका कृच्छ साध्य आता है। कुष्ठ में आपका याप्य है और वो भी कितना है, एक है 313। तो यहाँ 421, 4 टू का 1, 1 टू का 4 बोलते हैं, 1 टू का 4 मत करो, 4 टू का 1 करो। साध्य कृत साध्य और असाध्य, ये रटना है, पीजी में पूछते हैं इसलिए बता रहा हूं, ठीक है। इसके बाद आता है वात पित्त ज्वर के लक्षण, वात कफ ज्वर के लक्षण और पित्त और कफ ज्वर के लक्षण। अभी अपन ने तीन ज्वर पढ़ना है, वात ज्वर, पित्त ज्वर, कफ ज्वर हो चुके हैं, प्राकृतिक ज्वर, ठीक है। अब यहाँ आते हैं वात पित्त ज्वर के लक्षण, वात कफ ज्वर के लक्षण और पित्त कफ ज्वर के लक्षण। तीन प्रकार के ज्वरों का लक्षण यहाँ बोला गया है, ठीक है। तो वात पित्त ज्वर में क्या होता है, सिर में दर्द होता है, उसके पूरे जोड़ों में दर्द होता है, ठीक है। दाह होती है, रोमणाम प्रहार, उसके रोंगटे खड़े होते हैं। अपन बोलते हैं यार कुछ डरावनी चीज देखते हैं और रोंग कैसे खड़े हो जाते हैं, वैसे ही ऐसा पेशेंट यदि आपके पास आ रहा है, उसको बोले कि सिर में दर्द हो रहा है डॉक्टर साहब, बहुत ज्यादा हाथ पैर में जोड़ों में दर्द हो रहा है, दाह हो रही है और रोंगटे खड़े हो रहा है, तो सीधा सीधा क्लियर डायग्नोस करना ये वात पित्त ज्वर है, ठीक है। और लक्षण बता देगा वो, कंठस्य शोषो भंतुस तर्षणा, ठीक है। मूर्छा भ्रमो अरुचि, स्वप्न नाशो अति जृंभणा, वात पित्त ज्वर, ये रट लेना, ये कुछ भी उठा के पूछ सकते हैं, ठीक है। स्वप्न नाश, वात पित्त है, कफ इसमें है नहीं है, कफ नहीं है तो यहाँ स्वप्न का नाश हो, मतलब निद्रा नहीं आएगी उसको, ठीक है। कफ के कारण निद्रा आती है इसलिए निद्रा नहीं है। कंठ से सूख मतलब कंठ में सूखापन आ रहा है क्योंकि यहाँ कफ नहीं है, वात पित्त जगह इसलिए कंठ में सूखापन आया, ये थोड़ा सा दिमाग लगाना, ठीक है। और सिरो रुक मतलब बात की वृद्धि है, पर्व भेद दाह रोमणाम प्रहार से, मतलब सीधा कुछ कुछ देखने को समझ में आ रहा है कि ये वात पित्त ज्वर के लक्षण है। लेकिन जब अपन एग्जाम हॉल में बैठते हैं ना, पेपर जब देखते हैं तो वहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं, ये वात पित्त का है, पित्त कफ का है या वात कफ का है, ठीक है। तो इसलिए थोड़ा सा मेहनत करनी है अपने लिए और इसको याद करना है, और इसको अपने लिए याद करना है, ठीक है। इसके बाद बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट एक और है, वात पित्त हो गया। अब वात कफ, वात कफ क्या होता है, बीच का होता है, ठीक है। वात पित्त, वात कफ और पित्त कफ, तो बीच में आ गया ना वात कफ। तो ये क्या होता है, पीजी में लिखा आता है मध्य वेगी ज्वर कौन सा होता है, तो मध्य वेगी ज्वर वात पित्त, वात कफ और पित्त कफ, मध्य में कौन आ रहा है, वात कफ, तो ये मध्य वेगी ज्वर अपना हो गया वात कफ हो गया। वात कफ है, पित्त इसमें है नहीं है तो श्वेत अपरिवर्तन होगा, श्वेत इसमें नहीं निकलेगा, ठीक है। वात कफ है तो वात के कारण सिर में पीड़ा, कफ के कारण पीड़ा और प्रतिशय होगी, ठीक है। तो सिरोग्राह प्रतिशय, ठीक है। उसके बाद आता है वात का भी गुण क्या होता है, ठंडक देना, कफ का गुण भी ठंडक होता है, तो शीत को गौरव तंद्रा, ठीक है। पर्व भेड़ थे पर्वणाम चारों, ठीक है। ये स्पेसिफिक नहीं है लेकिन पूरी श्लोक लिखा जब आ जाएगा तब इम्पोर्टेंट है। शीत मतलब वात,
और कफ दोनों मिलते हैं, तो वात और कफ बोध होता है। ठीक है, तो शीत को गौरवम तंद्रा स्थिमित्यम परवणम च ओके। शिरोग्रह प्रतिस्याय स्वेदा परिवर्तनम, पित्त नहीं है इसलिए स्वेद का परिवर्तन नहीं हो रहा है। ठीक है, ये स्वेदा स्वेद परिवर्तन है, यहाँ स्वेद परिवर्तन नहीं है, स्वेदा परिवर्तन स्वेद परिवर्तनम। ठीक है, और मध्य वेगी वात पित्त जो होता है मध्य वेगी ज्वर होता है। वात पित्त हो गया, वात कफ हो गया। अब तीसरा आता है सबसे नीचे वाला, ये रटना है अपना। ठीक है, ये पूरे श्लोक पूछते हैं बच्चों पीजी में, और ये कई बार पूछ चुके हैं। कोई भी एग्जाम उठाओगे वहां कभी ना कभी ये देखने को मिलेगा मिलेगा। स्टेट वाइज जब भी एग्जाम होते थे ना, पूछना ही पूछना। जयपुर में तो ये रटा रटा क्वेश्चन है, पूछते ही पूछते हैं। ठीक है, क्या लिखते हैं, मोहर दाहो मोह सीतो सोयद स्तंभो मुहुर मुहुर, ये श्लोक लिखा था पूरा। और ये किसके लिए बोला गया, वात का पित्त का हुजर के लिए। ठीक है, मुंह कासो आरुचि तृष्णा श्लेष महाप्रवर्तनम। ठीक है, उसका नीचे लिखी आती लिप्तस्य तिक्तस्य तंद्रा, ये लिखा था श्लेष में पित्त ज्वर आकृता। ये दोनों लाइन ऐसी रटना की कोई भी नींद में उठा के पूछ ले तो तुरंत बताना है। वात पित्त, पित्त कफ, और आखिरी में आता तीसरा आता है पित्त कफ। वात कफ और तीसरे में आता पित्त कफ। तो मुहुर दाहो मुहुर्षितो सोयद स्तंभो मुहुर्भू। ठीक है, उसको बार बार दाह होती, जलन होती है, कभी उसको दाह होगी, कभी उसको जलन होगी, कभी उसको पसीना आएगा, कभी उसको पसीना नहीं आएगा। ठीक है, कभी उसको मुंह होगी, कभी उसको नहीं होगी। ये सारे लक्षण जब कभी कभी जो वर्ड आता है ना, तो तीसरे में आता है नीचे वाला, कभी कभी, कभी उसको दाह हो रही, कभी मूर्छा, कभी श्वेत, कभी मूर्छा। जब ऐसा लक्षण देखने को मिलेगा तो आता नीचे वाला, सबसे नीचे। और लिप्तस्य तिक्तस्य तंत्रा। ठीक है, लिप्तस्य वैसा लिखा, हल्का सा उसको आलस टाइप का रहेगा, मुंह में कड़वाहपन रहेगा, तिक्तस्य था। ठीक है, तंद्रा कफ है तो तंद्रा तो रहनी ही रहनी है। ठीक है, तो लिप्तस्य तिक्तस्य तंद्रा श्लेष पित्त ज्वर आकृता। बहुत अच्छे से इसको रटना है, और ये तीनों श्लोक हमें रटना है। खास तौर पे तीसरा वाला अच्छे से याद होना, उसके बाद दूसरा वाला अच्छे से याद होना है, और उसके बाद पहला वाला थोड़ा सा ना भी हो तो चल पाएगा। ठीक है, यूजी के साथ साथ पीजी में ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, पेपर में आता ही आता है। ठीक है, इसके पास आचार्य चरक ने 13 प्रकार के सन्निपात ज्वर का वर्णन किया गया है। ठीक है, 13 प्रकार के यहाँ पर सन्निपात ज्वर का वर्णन अपन देख रहे हैं। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, क्योंकि आचार्य चरक ने 13 प्रकार के सन्निपात ज्वर माने हैं। अच्छा, इसमें क्या है आपको हम बताएं, ये जो है ना, अभी तक इसमें से क्वेश्चन नहीं आता था पीजी में, शायद अभी 1-2 साल तक नहीं आया, लेकिन मुझे ऐसा अनुमान लग रहा है कि 2 या 3 साल बाद सन्निपात ज्वर से क्वेश्चन उठ के आना ही आना। तो ये थोड़ा सा, ये ना तो रटना है ना तो याद करना, ये बस एक बार पढ़ना है कि यदि वात पित्त ज्वर है, ठीक है, वात पित्त प्रधान है और कफ मंद है, ठीक है, तीनों ज्वर होगा तो सन्निपात हो गया। तो कफ यदि मंद है और वात पित्त ज्वर प्रधान है, तो इसमें लक्षण क्या मिलेंगे, वात पित्त के लक्षण भ्रम है, पिपासा है, दाह है, गौरव है। ठीक है, सिरो अतिरोग। ठीक है, वात पित्त, ये इसमें लक्षण पड़ेंगे। ये थोड़ा सा एक बार पढ़ लेना तो ध्यान में रहेंगे सन्निपात ज्वर। ठीक है, बाकी आता नहीं है, पूछ सकते हैं कभी कभार। ठीक है, फिर इसी प्रकार का आता है वात और कफ प्रधान है, वात और कफ प्रधान है, पित्त हीन है। जब पित्त कम है तो पित्त के लक्षण पीछे देखने को मिलेंगे। वात के लक्षण प्रधान है तो शैत्य है, वात में शैत्यता, कफ का कहाँ से जाएगा, आरुचि तंत्रा, पिपासा और दाह है। ठीक है, ये लक्षण हो गए। वात के कारण क्या होता है, मंद अग्नि होती है। अब ये आगे को पढ़ने को मिलेगा, मंद अग्नि होगी, दाह, ये वात के लक्षण मिलेगा, वो मिलते हैं। इसी प्रकार यदि पित्त और कफ, वात पित्त हो गया, पित्त कफ हो गया, पित्त और कफ प्रधान है, वात यदि कम है तो ये लपटा ले लेगा। इसमें क्या हो गया, मोह अस्थि भेद, अस्थि भेदना। ठीक है, और ये ऐसा पूरा लिख देगा श्लोक तो ये नहीं बनने वाला किसी से, और मैं इसकी लिख के गारंटी दे सकता हूँ किसी से नहीं बनेगा। छर्दी सत्य मुहूर्दाहो आतृषा,
मोह अस्थि वेदना। हाँ, तुक्का कोई लगाएगा तो भली सही हो जाएगा, बाकी जो पढ़ने वाले होंगे वो बच्चे गलत करेंगे, क्योंकि ये नहीं समझ में आएगा किस ज्वर का लक्षण है। यदि आप इसको पढ़ के जाओगे ना, थोड़ा सा दिमाग में क्लिक करेगा ना, तो ये आप एक बार पढ़ा है ना तो याद आ जाएगा और आप सही कर दोगे इसका आंसर। छर्दी, सत्यता, मुहदा, मोह अस्थि वेदना। अस्थि वेदना ध्यान रखना, ये आता है वात पित्त प्रधान है, और सॉरी, पित्त और कफ प्रधान है और वात क्षीण है, तब वात क्षीण यदि होगी तो अस्थि में वेदना होगी। ठीक है। अस्थि, संधि अस्थि में अब जाओ। ठीक है। संधि अस्थि में वात प्रधान, अकेली वात यदि हीन है तो अपन ने क्या बोला, वात यदि क्षीण है तो क्या लक्षण मिलेगा अपने देखने के लिए, तो अस्थि में वेदना। वात यदि बहुत ही क्षीण है, सिंपल अस्थि वेदना मिलेगी। और यदि वात प्रधान है तो वो तो भाई फिर समझ सकते हो ना, वात यदि बढ़ी है तो अस्थि संधि में सिर में सूल करेगा, प्रलाप वगैरह ब्रह्म सब करेगा। ठीक है। पित्त प्रधान यदि आ गया, वात कफ क्षीण है तो रक्त विण मूत्रता आ जाएगी। ठीक है, रक्त विण मूत्रता, दाह स्वेद बल क्षयता। ये देखना, ये पढ़ लेना, ये याद नहीं करना बस, वो तो बता रहा हूँ कि इन फ्यूचर इनमें क्वेश्चन आएगा, पक्का आएगा। ठीक है। कफ प्रधान यदि है तो आलस्यता आएगी, पता ही है, अरुचि हल्लास हो गई है। ठीक है। फिर यदि कफ प्रधान है, पित्त मंद है, ये पढ़ लेना, छर्दी प्रतिशा अरुचि। ठीक है, देखने को मिल सकता है। उसके बाद पित्त प्रधान है, कफ मध्य है, वातहीन है, ये बहुत कंफ्यूज करेगा। इसकी हरिद्र मूत्र नेतृत्व, ज्यादा दिमाग नहीं खपाना है इसको। ठीक है, बस एक बार देखना है, पढ़ना जरूर है लेकिन। वात प्रधान है थी वात प्रधान देखने को मिल रही है, तो सिरो रोग, पेथु, लाभ, सर्दी, ये देखना। ठीक है। कफ प्रधान यदि है इसी प्रकार से। फिर आधा वात प्रधान है, पित्त मध्य कफीन, तो ये भी देख लेना। पित्त यदि प्रधान है, वात मध्य है, ये वर्ज्य भेद, ये बहुत है, 13 प्रकार के होते हैं। ठीक है। अब आता है अपना मेन, तो ये पढ़ना, सन सन सम दो सज सन्निपाता, जिसमें सब कुछ आ गया, सब भर दिया सर। ठीक है। यदि श्लोक याद हो जाए तो ठीक है, नहीं हो तो ये इतनी चीजें तो रटनी है। तो क्या क्या रटनी, इतनी चीज, आधा श्लोक तो ये आपको याद होना है, और वो हम याद करा देंगे, बहुत सरल तरीके से हो जाएगा आपको, और आपको याद करा देंगे। ठीक है। तो क्या है, क्षणे दाह क्षणे सीते, संधि अस्थि सिरोरुजा। ठीक है, ये पीजी में ये लाइन उठाते हैं सीधी, किसकी है ये। ठीक है, पूरी लाइन उठा देंगे, ये क्या लिख देंगे, क्षणे दाह क्षणे सीता, सीता अस्थि संधि सुरजा, किसके लिए बोलेगी है। सासन्य सारुजा कर्ण कंठो सुकव्रता, किसके लिए बोली गई। परिदग्धा खर स्पर्शा जीवा शास्त्रांगता पराम। ये तो रटा रटा है क्वेश्चन, यूपीएससी में तक क्वेश्चन पूछ चुके हैं इसको पीजी में। सिरसोलोटम तृष्णा निद्रा नासे हृदय व्यथा। ठीक है, ये कृसांग नादि का तृणाम प्रतितम कंठकूजनम, किसका लक्षण है। ये एक बार पीछे पूछा गया, शायद 2017 क्वेश्चन है ये। ठीक है। उसके बाद मुकत्व स्रोसाम पाको गुरुत्तम उद्रश्य, ये भी एक बार पूछ चुके, ये पीछे लिखा है, मतलब पूछा है भी। चिरात पाक दोषाणाम सन्निपाता ज्वर लक्षण, ये इतने हमें याद रखने हैं। तो क्षण में दाह क्षण शीत होगी। ठीक है। संधि अस्थि सिर में दर्द क्या होगा, तो ये समदोष का लक्षण है। सा सुनो सारोज कर्णे कंठ सुकर बेटा, ये आपको लगेगा कि ये आपका क्वेश्चन किससे बनेगा, आप बोलोगे यार ये खांस में मिल सकता है, क्योंकि खांसते खांसते उसको कर्ण में कंठ हो जाएगी, कर्ण कंठ में सूख, गले में उसको हल्के से कांटे चुभने लगेंगे, तो ये आप बोलोगे यार उसका हो रहा है, लेकिन उसका नहीं है। ये आएगा समदोष का। सा शून्य कान में, सरुजा कंठ में, सुकरिव्रता। ठीक है, ये देखने को अपने को मिलता है। उसके बाद उसकी जीभ की ऐसी हो जाएगी, खुरदुरी हो जाएगी, परिदग्ध खर स्पर्शता। ठीक है, ये रट लेना, परिदग्ध खर, जीभ कैसी खुरदुरी हो जाती है। ठीक है। सिरसोलोटनम तृष्णा निद्रा नासिर था, उसको नींद नहीं आई, सन्निपाता ज्वर है तो उसको नींद वैसे नहीं आने वाली है। ठीक है। तो ये हाँ, प्रथम कंठ पूजनम, ये इम्पोर्टेंट बहुत है। प्रथम कंठ पूजनम एक बार पूछा था पीजी में। ठीक है, प्रथम कंठ पूजनम किसके लिए बोला गया।
उसके बाद अपन पढ़ते हैं। बहुत हो गया आज, है ना। अच्छे से याद रखना वो नंबर, अच्छे याद करना, उसको आते ही पेपर पूछते हैं। बस बच्चों, थोड़ा सा और बचा है, आज अपन इसको खत्म कर ही देते हैं। अब आता है आगंतुक ज्वर। आगंतुक ज्वर कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, सबसे पहले पूछते हैं कि आगंतुक ज्वर के कितने प्रकार के होते हैं। तो आगंतुक ज्वर कितने प्रकार के होते हैं? आगंतुक ज्वर अपने होते हैं 4 प्रकार के आगंतुक ज्वर होते हैं। ठीक है, तो 4 प्रकार के कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले आता है अपना अभिघात, अभिसंग, अभिचार और अभिशाप। ये 4 प्रकार के आगंतुक ज्वर होते हैं। ठीक है, अभिघात, कभी कभी किसी चोट लग जाती है तो ज्वर आ जाता है। कभी कभी हम कहीं घूमने जाते हैं तो अभिसंग हो जाता है किसी चीज का, तो उससे ज्वर आता है। अभिचार आता है एक प्रकार का, कभी कभी साफ हो जाता है। तो अभिचार विचार प्रकार के होते हैं। इसको कुछ आचार्यों ने भूत भूत अभिसंग ज्वर भी बोला गया है, या विषम ज्वर बोला गया। अभिघात ज्वर में कौन सा दोष हो? जब अपन किसी पे घात करते हैं तो बार लगा के घात करते हैं, उसको देखते रहते हैं यार। जब आप देखोगे कोई जब शेर यदि किसी हिरण पे घात लगाएगा तो उसको देखता रहेगा टक एक नजर। तो बार जब करेगा तो अभिघात जब करना रहेगा तो सॉरी, अभिघात लगा के देखता रहेगा। जब फिर जब उसके हिसाब से रहेगी तो बार कर देगा। तो बार मतलब वात और रक्त। बार, वार मतलब वात और रक्त। अभिघात में वार करते हैं तो वात और रक्त इसमें दोष होता है, बस इतना याद रखना। अभिघात पता ही शस्त्र से होता है, और यार कुछ नहीं करना। ठीक है, अभिसंग, संग किस चीज का होगा? संग में आता है अपना काम, शोक, भय, क्रोध, अभिसंग। ठीक है, इनको अभिसंग ज्वर बोला गया है, रट लेना, कुछ नहीं है इसका। आगंतुक ज्वर में दोष प्रकोप, काम, शोक, भयाद, वायु, क्रोधात। हाँ, काम, शोक, भयाद, इन सब से वायु कुपित होती है, क्रोध से पित्त होता है, और त्रियोमला। ठीक है, भूत अभिसंगात कुप्यंती। ठीक है, काम, शोक तथा भय से वात का प्रकोप होता है, क्रोध से पित्त का होता है, भूत अभिसंग से वात आदि तीनों दोषों का प्रकोप होता है, भूत अभिसंग। ठीक है, ये अच्छे से याद रखना कि काम, शोक से कौन सा दोष प्रकोप होता है? तो वात से। क्रोध से तो पित्त कोई बता देगा। आचार्य सुश्रुत में ज्वर में वात दोष प्रधान होता है, ऐसा उन्होंने बोला गया या बताया गया। ठीक है, अभिसंग, अभिसंग में क्या होता है? विषनाशक। इसमें अभिसंग में विष नाशक चिकित्सा की जाती है। ठीक है, विषग्न चिकित्सा किसमें की गई है? विषग्न चिकित्सा अभिसंग। अभिसंग में एकदम ना सा है यहाँ पे। ठीक है, ये पॉइंट कर रहा हूँ, सा से षटकोण आता है, और विष में भी क्या आता है? सा से षटकोण। तो विष में सा आता है, तो अभिसंग। ठीक है, विषग्न चिकित्सा की अभिसंग में की गई है। ठीक है, और ये जंगली जीव या जैसे सांप, बिच्छू, कीट पतंगे को काट लेते हैं, इसके कारण जो ज्वर आता है तो वो अभिसंग ज्वर में आता है। ठीक है, तो इसलिए विषग्न चिकित्सा इसमें की गई है। अभिचार, अभिचार देखना पुराने अपन देखते हैं कि श्राप दे दिया। ठीक है, ऋषि मुनि जो होते इतना तप उनका बात इकट्ठा कर लेते हैं कि पानी कुछ बूंद ली और उससे सामने वाले के ऊपर ऐसा छोड़ देते हैं, तो वो उसे श्राप। तो अभिचार, अभिशाप उसको बोलते हैं। ठीक है, सिद्ध पुरुषों। ठीक है, सिद्ध पुरुषों साधुओं द्वारा अभिशाप या अभिचार मिलता है। ठीक है, कुछ याद नहीं रखना, इसको छोड़ देना। फिर आता है
हाँ, कामत ज्वर के लक्षण, ये कामत ज्वर के लक्षण है, ठीक है। कामत ज्वर में क्या होता है, वो ध्यान लगा के बैठा रहता है, ध्यान निश्वास बहुलता लिंगम, ठीक है। कामत ज्वर सो के बहुलता, शोक यदि होगा तो आप देखोगे उसमें, शोक यदि होगा तो आंसू आएंगे, भय होगा तो त्रास करेगा, ठीक है। क्रोध रहेगा तो आंखें लाल हो जाएंगी, भूत वेश रहेगा तो अचागत रहेगा, ठीक है। मुंह मद मूर्छा मुंह ग्लानी, ये आपको विश्व ज्वर में मिलेंगे। ये पढ़ लेना, ये पढ़ना नहीं है, इसको याद करना है, ठीक है। पूछ लेंगे कामत ज्वर के लक्षण क्या होते हैं, ध्यान निश्वास बहुलता, ठीक है। शोक यदि उसको रहेगा तो बाष्प बहुत आंसू आएंगे, त्रास में भय रहेगा, क्रोध में आंखें लाल हो जाएंगी, पता ही है, ठीक है। अभी कंफ्यूज सुश्रुत में हो जाएंगे कंफ्यूज। उसके बाद हाँ, ज्वर की संप्राप्ति, ये भी अपने लिए याद रखना, ये आपकी यूजी लेवल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये यूजी लेवल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यूजी में लिखा क्वेश्चन 2 नंबर टिप्पणी या 5 नंबर टिप्पणी है, ये पूछ लेते ज्वर की संप्राप्ति जो लिखी है, ज्वर की संप्राप्ति बताइए। तो संसृष्टा सन्निपातिता पृथक्ता कुपिता बला, रसाख्यम रस धातु में अन्वेतन, भक्ति स्थानम निरस्य मतलब अग्नाशय में, ठीक है। स्वयं तेन उष्णाणाम चेप कृत देह उष्ण किलवलम, स्रोतांसी रुद्धंसी संप्राप्ति मतलब उसका स्रोत भय स्रोतस अवरोध हो जाता है, केवलम देह उष्णम, ठीक है। देह उसकी गर्म रहती है, संताप अधिकम देह जनियत नरसा, यदि उसकी बॉडी में यदि ये लक्षण देख रहे हैं, बॉडी उसकी गर्म हो जाएगी, ठीक है। तो पृथक रूप से या फिर संसृष्टा, ठीक है। संसृष्टा मतलब दो जोड़ों से, या सन्निपात मतलब तीनों, या पृथक मतलब एक एक दोष से, जब दोष कुपित हो जाते हैं, या बात पित्त कफ तीनों अलग अलग हैं, या बात पित्त कफ होगा या बात पित्त कफ तीनों दोष हैं एक साथ जब कुपित होकर ये रस धातुगत आश्रित हो जाते हैं, और ये अग्नि को मंद करते हैं, पाचक अग्नि को भी मंद कर देते हैं, उसको हटा देते हैं, ठीक है। यहाँ से बंद करी तो ये पूरे शरीर में उस अग्नि को फैला देंगे। तो शरीर में जब अग्नि आएगी तो आपकी बॉडी हल्की सी गरम गरम लगती है, ठीक है। और फिर क्या करते हैं, वो स्रोतों को अवरोध कर देते हैं, जिससे वो पित्त जो शरीर के में जठराग्नि में होना चाहिए पित्त, वो जब जठराग्नि ना रह गया पूरे शरीर में घूमने लगता है, और जब श्वेत अवरोध हो जाते हैं जिससे पित्त बाहर नहीं निकल पाता है श्वेत के रूप में, तो उसका शरीर गर्म हो जाता है, और अपन को देखते हैं उसको गरम गरम उसको लगता है, तो इसको अपन बोलते हैं ज्वर। ये ऐसी ज्वर है जी संप्राप्ति है। सीधा सीधा मेरे कहने का मतलब ये है, जब वात पित्त एक एक अलग अलग या दोनों जुड़ के वात पित्त या वात का पित्त का दोनों या तीनों दोष जब एक साथ कुपित होते हैं, तो ये जब कुपित हो गए तो रस धातु में अपना आश्रय जमा लेते हैं, और ये पाचक अग्नि मतलब पित्त पाचक पित्त को मंद कर देते हैं, और जब ये मंद कर देते हैं तो ये वात पित्त का तीनों पित्त को लेके पूरे शरीर में सर्कुलेट करना शुरू कर देते हैं। जब सर्कुलेट करना शुरू करते हैं तो पित्त का जो गुण है बाहर निकलना सोचता है, लेकिन ये श्वेत को अवरोध कर देते हैं, जिस कारण पित्त बाहर नहीं निकल पाता है। जब पित्त बाहर नहीं निकलता है तो शरीर में संताप उत्पन्न होता है, ठीक है। और अपन बोलते हैं बॉडी में हल्के सा फीवर देखने को मिलता है, और इसी को अपन ये ज्वर बोलते हैं। यहाँ ज्वर की संप्राप्ति बताई गई है, और ये ज्वर की संप्राप्ति याद रखना है, ठीक है। इस प्रकार आज अपन यही खत्म करते हैं, ठीक है। आशा करते हैं आप लोगों को ये लेक्चर पसंद आया होगा। इस लेक्चर में यदि या पुराने लेक्चर में आपको कुछ भी डाउट हो, ठीक है, कुछ ना हो, ठीक है, या समझ में ना आ रहा हो, तो आप हमारे आग्रह आयुर्वेद कोचिंग क्लासेस का जो व्हाट्सएप ग्रुप है उस पर क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या यूट्यूब पर कमेंट्स के माध्यम से पूछ सकते हैं, या पर्सनली मैसेज पे डाल डाल सकते हैं। चलिए, मैं डॉक्टर पुष्पेंद्र लोधी आप सभी से आज्ञा लेता हूँ। आज की क्लास अपन यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार।